हाय दोस्त, मैं प्रिंस कुमार मौर्य। स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। हम लोग दृष्टि का सामान्य ज्ञान रिवीजन कर रहे हैं। देखिए, ये जीके का बुक है दृष्टि का सामान्य ज्ञान। ये बहुत बेहतरीन किताब है, तो आप मेरे पास साथ ही बनकर रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं। इससे पहले एक लेक्चर हो गया है, आज दूसरा दिन है। तो चलिए आज पुरातात्विक स्रोत से हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पुरातात्विक स्रोत अभिलेख। सबसे प्राचीन अभिलेखों में मध्य एशिया के बोगजकोई से प्राप्त अभिलेख हैं। इस पर वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नसत्य के नाम मिलते हैं। इससे ऋग्वेद की तिथि ज्ञात करने में मदद मिलती है। भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के हैं, जो लगभग 300 ईसा पूर्व के हैं। तो देखिए, भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख किसके हैं? तो अशोक के हैं, लगभग 300 ईसा पूर्व के हैं। अभिलेख शासक विषय। हाथीगुम्फा अभिलेख के शासक हैं खारवेल। विषय कलिंग के चेदी शासक खारवेल के शासक की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण मिलता है। जूनागढ़ अभिलेख, जिसे गिरनार अभिलेख भी कहते हैं। जूनागढ़ अभिलेख के शासक हैं रुद्रदामन। विषय हैं, इसमें रुद्रदामन की विजयों, व्यक्तित्व एवं कीर्तित्व का विवरण प्राप्त होता है। नासिक अभिलेख, शासक हैं गौतमी बलश्री। विषय है सातवाहनकालीन घटनाओं का विवरण, गौतमी पुत्र सातकर्णी से संबंधित। प्रयाग स्तंभ लेख, शासक हैं समुद्रगुप्त। विषय है इसकी विजय एवं नीतियों का पूरा विवरण है। एहोल अभिलेख, शासक हैं पुलकेशिन द्वितीय। विषय हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के युद्ध का विवरण मिलता है। भीतरी स्तंभ लेख के शासक हैं स्कंदगुप्त। विषय है इसके जीवन की अनेक महत्वपूर्ण घटनाओं का विवरण, हूण आक्रमण। मंदसौर अभिलेख, शासक हैं मालवा नरेश यशोधर्मन। विषय है सैनिक उपलब्धियों का वर्णन। नोट, अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। अभिलेखों के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? तो अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। सिक्के, प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के ईसा पूर्व 5वीं सदी के हैं। छापा मारकर बनाए जाने के कारण ही भारतीय भाषाओं में इन्हें आहत मुद्रा कहते हैं। पंचमार्क या आहत सिक्कों पर पेड़, मछली, सांड, हाथी और चंद्र आदि के चिन्ह बने होते हैं। भारत के पश्चिमोत्तर भाग में लेखयुक्त सिक्के सर्वप्रथम यवन शासकों ने जारी किए थे। सिक्के के अध्ययन को न्यूमिज्मेटिक्स कहा जाता है। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिज्मेटिक्स कहा जाता है। लेखन प्रणाली के आधार पर इतिहास को प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल तथा ऐतिहासिक काल में बांटकर अध्ययन किया जाता है। जिस काल का संपूर्ण अध्ययन पुरातात्विक स्रोतों पर ही निर्भर है, अर्थात जिस काल में लिपि का विकास नहीं हुआ था, उसे प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। आद्य इतिहास से तात्पर्य उस कालखंड से है जिसमें लिपि तो थी किंतु अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी थी, जैसे हड़प्पा काल। जिस काल में लिपि का विकास हो गया था और लेखन प्रणाली परिपक्व हो चुकी थी, उसे ऐतिहासिक काल कहते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल, मानव सभ्यता के आरंभिक इतिहास को पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल तथा नव पाषाण काल के अंतर्गत विभाजित किया जाता है। पूरा पाषाण काल आरंभ 10,000 ईसा पूर्व से। आग का आविष्कार तथा होमो सेपियंस ज्ञानी मानव का उदय इसी काल की दो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। आग का आविष्कार कब हुआ था? तो पूरा पाषाण काल में हुआ था, तथा ज्ञानी मानव का उदय इसी की दो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं।
पूरा पाषाणकालीन स्थल भीमबेटका रायसेन मध्य प्रदेश से अनेक चित्रित गुफाएं प्राप्त हुई हैं। रॉबर्ट ब्रूस फूट ने सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में भारत पल्लावरम में पूरा पाषाणकालीन औजारों की खोज की। तो क्वेश्चन में ये भी बन जाएगा कि पूरा पाषाणकालीन औजारों की खोज किसने की थी, तो आंसर हम लोगों का बन जाएगा रॉबर्ट ब्रूस फूट। कब की थी, तो 1863 ईस्वी में। मध्य पाषाण काल 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व। मध्य पाषाण काल में पत्थर के बहुत छोटे औजार माइक्रोलिथ उपयोग में लाए जाने लगे। अस्थियों एवं सिंह से निर्मित उपकरण भी इस काल से प्राप्त होते हैं। मध्य प्रदेश के आजमगढ़ तथा राजस्थान के बागोर नामक मध्य पाषाणिक स्थल से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। नव पाषाण काल 7000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। इस काल में कृषि कार्य प्रारंभ हुआ। फसलों में सर्वप्रथम गेहूं और जौ उपजाए गए। कृषि का प्रारंभिक साक्ष्य मेहरगढ़ बलूचिस्तान से प्राप्त होता है। इलाहाबाद के कोल्डिहवा से चावल का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाएगा, कृषि का प्रारंभिक साक्ष्य कहाँ से मिलता है, तो मेहरगढ़ बलूचिस्तान से। और इलाहाबाद के कोल्डिहवा से चावल का प्राचीनतम साक्ष्य मिला। इस युग के लोग पालिशदार पत्थर के उपकरणों और हथियारों का प्रयोग करते थे। इस काल के लोग अस्थायी रूप से बसने लगे थे, जिसका प्रमाण कश्मीर के बुर्जहोम में मिली गर्तवास में मिलता है। बुर्जहोम में मालिक के शव के साथ पालतू कुत्तों को भी दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। पटना के निकट चिरांद नामक नवपाषाणकालीन स्थल से हड्डी के उपकरण पाए गए हैं। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल की एक महत्वपूर्ण घटना थी। तो देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाएगा, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ, तो पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। दक्षिण भारत में नवपाषाण काल की तिथि 2500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व निर्धारित की गई है। नोट: नवीनतम खोजों के आधार पर लहुरादेव संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कीर्ति के साक्ष्य वाला स्थल है। ताम्रपाषाणिक संस्कृतियाँ। ताम्रपाषाणिक संस्कृतियाँ में पढ़ते हैं, नवपाषाण युग का अंत होते होते धातुओं का इस्तेमाल शुरू हो गया था। सर्वप्रथम धातु के रूप में तांबे का प्रयोग आरंभ हुआ। तो सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग हुआ, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा तांबे का प्रयोग हुआ। जिन संस्कृतियों का उद्भव पत्थर और तांबे के उपकरणों का साथ साथ प्रयोग करने के कारण हुआ, उन्हें ताम्रपाषाणिक कैल्कोलिथिक संस्कृति कहते हैं। ताम्रपाषाण संस्कृतियों में आहार संस्कृति राजस्थान के प्रतिनिधि स्थल आहार का प्राचीन नाम ताम्रवती है। मालवा संस्कृति से संबंधित नौदा टोली से कृषि फसलों के साक्ष्य मिले हैं। इनाम गांव तथा दैमाबाद जोरवे संस्कृति से संबंधित प्रमुख स्थल हैं। दैमाबाद से भारी मात्रा में कांसे की वस्तुएं मिली हैं। चित्रित मृद भांडों का उपयोग भी सर्वप्रथम ताम्रपाषाण काल में ही शुरू हुआ। मध्य पाषाणिक संस्कृतियाँ। नवपाषाण की समाप्ति के पश्चात दक्षिण भारत में महापाषाण संस्कृति का उदय हुआ। इसमें लोग मृतकों के अवशेषों को सुरक्षित रखने के लिए बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग करते थे। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के विभिन्न पुरा स्थलों से इस प्रकार की समाधियां मिली हैं। हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के आधार पर सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व मानी गई है। यह नगरीकृत तथा कांस्य युगीन सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार उत्तर में मांडा, जम्मू कश्मीर, चिनाब नदी, दक्षिण में दैमाबाद, महाराष्ट्र,
परवरा नदी, पूर्व में आलमगीरपुर, मेरठ, हिंडन नदी तथा पश्चिम में सुतका, गेंदोर, बलूचिस्तान, दासक नदी तक था। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन तो ये भी बन जाएगा, सिंधु सभ्यता की तिथि कब से कब तक थी, तो हो जाएगा 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। यह कैसी सभ्यता थी, तो हो जाएगा नगरीकृत तथा कांस्य युगीन सभ्यता थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। नगर निर्माण योजना। सिंधु घाटी की प्रमुख विशेषता इसकी नगर निर्माण योजना है। नगर ग्रिड पट्टी पर बसते थे तथा सड़कें एक दूसरे को संपूर्ण पर काटती थी। धौलावीरा एक ऐसा नगर था जो 3 भागों में विभाजित था, दुर्ग, मध्यम नगर और निचला नगर। कालीबांगा का अर्थ काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबांगा एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल था जिसका निचला शहर भी दीवार से घिरा हुआ है। कालीबांगा से अलंकृत ईंट तथा लकड़ी की नाली के साक्ष्य मिले हैं। चंदहुड़ो एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ से वर्गाकार ईंटें मिली हैं, परंतु यहाँ किलेबंदी के साक्ष्य नहीं मिले हैं। मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है जिसका प्रयोग संभवतः धार्मिक अनुष्ठान के लिए किया जाता था। स्नानागार का जलाशय 11.88 मीटर लंबा तथा 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत अन्य कोठार थी। सिंधु सभ्यता के नगरों में किसी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। सिंधु सभ्यता के नगरों में किस चीज का अवशेष नहीं मिले हैं, तो मंदिर का अवशेष नहीं मिले हैं। आर्थिक क्रियाकलाप। सिंधु सभ्यता में कृषि संगठित रूप से की जाती थी तथा अधिशेष उत्पादन होता था। यहाँ गेहूं, जौ, कपास इत्यादि की खेती होती थी। कालीबांगा से जुड़े हुए खेत तथा हल की प्रतिकृति के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय सिंधु सभ्यता के लोगों को है। सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय सिंधु सभ्यता के लोगों के हैं। लोथल एवं रंगपुर से धान की भूसी का साक्ष्य मिला है। देखिए इन सबसे क्वेश्चन बन सकता है कि पूछ देगा क्वेश्चन में कि धान के भूसी का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो लोथल एवं रंगपुर से हो जाएगा। यद्यपि हड़प्पा संस्कृति कांस्य युगीन संस्कृति थी, तथापि अधिकांश औजार पत्थर से ही बनते थे। हड़प्पाई लोग गाय, भैंस, बकरी, बैल, भेड़ इत्यादि पशु पालते थे। कुबड़ वाला सांड विशेष महत्व का था। सिंधु सभ्यता अश्व केंद्रित नहीं थी, हालांकि सूर्य कोटदा से घोड़े का अवशेष प्राप्त हुआ है। लोथल से एक गोदीवाड़ा प्राप्त हुआ है। लोथल से एक गोदीवाड़ा प्राप्त हुआ है। चंदहुड़ो और लोथल में मनके बनाने का कारखाना था। चंदहुड़ो और लोथल में किसका कारखाना था, तो मनके बनाने का कारखाना था। सिंधु सभ्यता में लेन देन के लिए वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। हड़प्पा वासी माप तौल के लिए 16 या उसके आवर्तकों को व्यवहार में लाते थे। मेसोपोटामिया के सम्राट सरगोन के अभिलेख से हड़प्पाई व्यापार के प्रमाण मिलते हैं। इसमें कहा गया है कि दिलमन, बहरीन, मकरान तथा मेलुहा हड़प्पा के व्यापारी हमारे यहाँ जहाज लाते हैं। हड़प्पा काल में आयातित प्रमुख वस्तुएं। देखिए हम लोग देखते हैं हड़प्पा काल में कौन कौन सी प्रमुख वस्तुएं को हम लोग आयातित करते थे। तो वस्तुएं, एक साइड वस्तुएं हो जाएगा, एक साइड है प्राप्ति स्थल। तो सोना का प्राप्ति स्थल है कर्नाटक, अफगानिस्तान, ईरान। सोना के कहाँ प्राप्ति स्थल है, तो कर्नाटक है, अफगानिस्तान है, ईरान। चांदी के हैं ईरान, अफगानिस्तान। लाजवर्द के प्राप्ति स्थल हैं बदशंखा, अफगानिस्तान। गोमेद के
प्राप्ति स्थल सौराष्ट्र, सेल खड़ी के प्राप्ति स्थल हैं बलूचिस्तान राजस्थान, तांबा के प्राप्ति स्थल हैं खेतड़ी राजस्थान ओमान बलूचिस्तान, टीन के प्राप्ति स्थल हैं ईरान अफगानिस्तान। सामाजिक और राजनीतिक जीवन। हड़प्पाई समाज मातृसत्तात्मक प्रतीत होता है। हड़प्पाई राजनीतिक स्वरूप का कोई स्पष्ट ज्ञान हमें नहीं है। संभवतः वणिक समुदाय शासन चलाते थे। मृतकों के संदर्भ में पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण तथा दाह संस्कार तीनों प्रचलित थे। हड़प्पा से R37 कब्रिस्तान मिला है। हड़प्पा से R37 कब्रिस्तान मिला है। लोथल तथा कालीबंगा से युग्मित सावधान प्राप्त हुए हैं, जिससे सती प्रथा के प्रचलन का आभास मिलता है। धार्मिक मान्यताएं। एक हड़प्पाई मूर्तिका में स्त्री के गर्भ से पौधे को निकालते हुए दिखाया गया है। यह इस बात का प्रमाण है कि हड़प्पाई लोग धरती को उर्वरकता की देवी समझते थे। सिंधु सभ्यता में वृक्ष पूजा तथा पशु पूजा का भी प्रचलन था। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर में चित्रित देवता को पशुपति शिव बताया गया है। उसके चारों ओर हाथी, गैंडा, व्याघ्र अवर भैंसा विराजमान थे। लोथल और कालीबंगा से अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं। लिपि मोहर तथा मृण मूर्तियाँ। देखिए पढ़ते हैं हम लोग। लिपि मोहर तथा मृण मूर्तियाँ हड़प्पाई लिपि चित्रात्मक हैं। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। हड़प्पाई लिपि कैसे लिखी जाती हैं? तो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती हैं। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्ति का होता था तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं ओर तथा दूसरी पंक्ति बाईं से दाईं तरफ लिखी जाती थी। इसे ब्रूस्टोफेडन शैली कहा जाता है। मुहरें मुख्यतः वर्गाकार थी और सेल खड़ी इसकी बनी होती थी। मुहरों में सर्वाधिक संख्या में एक श्रृंगी पशु का आकृति मिलती है। मोहनजोदड़ो से एक कांच से निर्मित नर्तकी की मूर्ति मिली है। मोहनजोदड़ो से एक कांच से निर्मित नर्तकी की मूर्ति मिली है। सिंधु प्रदेश से भारी संख्या में आग में पकी मिट्टी की मूर्तिकाएं टेराकोटा प्राप्त हुई हैं। इन मूर्तिकाओं में सर्वाधिक संख्या में पशु आकृतियां प्राप्त हुई हैं तथा पशु आकृतियों में कुबड़ वाला सांड की संख्या सर्वाधिक है। मानव मूर्तिकाओं में सर्वाधिक संख्या स्त्री मूर्तिकाओं की है। देखिए दोस्त, लगभग 20 मिनट का वीडियो होने वाला है, तो हम लोग इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। रोज 15 से 20 मिनट के बीच हम लोग पढ़ेंगे। ऐसा पढ़ेंगे तो ये किताब का रिवीजन लगभग 2 महीना में हो जाएगा। रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, हमें भी और हमारे साथ साथ आप लोगों का भी रिवीजन हो जाएगा। तो इस चैनल को पर बने रहिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट